वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं आपके लेके आ रखी हूँ अपवाह तंत्रों का कार्यिक महत्व, जो कि ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हम इसे पढ़ते हैं। नदियों का अपार महत्व है। विगत संपूर्ण इतिहास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पहले सिंधु सभ्यता फिर वैदिक संस्कृति इस तथ्य की पुष्टि करती है। प्रथम नगरों की स्थापना नदियों के ही किनारे पर हुई। हमारी कृषि परक अर्थव्यवस्था सिंचाई के लिए मुख्यतः नदियों पर ही निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त नदियां हमें पेयजल तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्रदान करती हैं। यह अंतःस्थलीय परिवहन का भी सस्ता साधन है। अब है नहरें। नहरी सिंचाई का द्वितीय विशालतम साधन है, जो कुल सिंचित भूमि के लिए लगभग 1/3 क्षेत्र को जल प्रदान करती हैं। देश को विश्व की विशालतम नहर प्रणालियों में गिना जाता है। हमारे भारत देश को, जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। 1950 से 51 में नहरों के द्वारा 92.45 लाख हेक्टेयर भूमि कुल सिंचित भूमि का 39.78% सिंचित होती हैं, जो 1997 से 98 में 170.92 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित भूमि का 31% हो गई। अब नहरें जो हैं अनेक नदियों से निकाली गई हैं, जिनमें रावी, व्यास, सतलज, सिंधु तंत्र जो है, यमुना, गंगा, शारदा, रामगंगा, बेतवा, केन, चम्बल, रिहंद, दामोदर, न्यूराक्षी, कंसावती जो गंगा तंत्र में, मैदान, वैन, महानदी, वैन गंगा, वरना, तवा, मुठा, गोदावरी, प्रवरा, भीमा, ताप्ती या तापी, नर्मदा, माही, बनास, साबरमती, कृष्णा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, कावेरी, पेरियर, ताम्रपर्णी, मालमपुजा, वलयार, मंगलम इत्यादि हैं। मैदानों की नदियाँ सिंचाई के लिए विशेष उपयोगी हैं, क्योंकि देश का 63% से अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब है नदियाँ जल विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली तथा पर्वतीय पठारों की नदियाँ विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश की बड़ी नदियों पर अनेक जल विद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के एक अनुमान के अनुसार देश में कुल 76,200 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, जिसका 36.5% उत्तरी क्षेत्र में, 26.5% उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, 17.2% दक्षिण क्षेत्र में, 10% पश्चिमी क्षेत्र में तथा 9.1% पूर्व क्षेत्र में मौजूद है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारतीय नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है, जिसमें हम देख सकते हैं। नदी तंत्र दिया है, विभव मेगावाट में है इसका, और है देश का प्रतिशत जो है, ये सब इसमें दे रखा है। तो आप देख सकते हैं मेन जो है इसमें संपूर्ण भारत का यहाँ पर दे रखा है प्रतिशत। और फिर नेक्स्ट है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नदियाँ अंतःस्थलीय परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों के प्रयोग की दीर्घ ऐतिहासिक परंपरा रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी भारत के परिवहन तंत्र की प्रमुख धमनियाँ हैं, जिनके किनारों पर अनेक नदी पतनचट्टियाँ स्थापित हैं। किंतु वर्षा की मौसमी प्रवृत्ति, नदी विधानों के उतार चढ़ाव, विनाशकारी बाढ़ और नदी मार्गों के बदलने, नहरों द्वारा अधिक जल निकालने, भारी मात्रा में अवसाद निक्षेपण तथा विषम धरातल आदि कारणों से अब आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों का महत्व घट गया है। फिर भी गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बरक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, ज्वारी, मांडवी, काली, शरावती, नेत्रवती आदि नदियाँ बकिंघम नहर तथा केरल के पश्च जल के देश के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं। अब है इसमें धरातलीय जल संसाधन, सरफेस वाटर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल संसाधन के 2 प्रमुख स्रोत हैं। इसमें नंबर 1 है धरातलीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। नदियाँ जो है धरातलीय जल का प्रधान स्रोत हैं। KL राव के अनुसार भारतीय नदियाँ प्रतिवर्ष 16,45,000 मिलियन घन मीटर जल को प्रवाहित करती हैं। SP दास गुप्ता के अनुसार 18,58,100 मिलियन घन मीटर का है। अब तालिका 2 इसमें है, आपकी मात्रा दे रखी है। भारत में नदी बेसिनों के अनुसार जल संसाधन, ये जो है आपका नदी बेसिन है पूरा।
फिर इसी में आपको दिया है औसत वाही जल किलोमीटर क्यूब पर वर्ष दिया गया है, उपयोग भी इसी में दिया गया है और भंडारण भी। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, महानदी, ब्राह्मणी, साबरमती, इन सब के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये रहा आपका मैप इंडिया का, इसको आप देख सकते हैं। सोन नदी, गंगा, गंगोत्री सब दे रखे हैं इसमें, सब सतलुज, चिनाब, तो ये देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, माही, साबरमती, तापी और अदर जो है। भारत के प्रमुख अफवाह बेसिन हो गए ये सब, माही, नर्मदा, तापी 13 तक दिए हैं। स्रोत देख सकते हैं आप, भारत में 1992 से लिया गया है ये। अब है कि वार्षिक वाही जल में ब्रह्मपुत्र बेसिन सर्वोपरि है, किंतु इसका अधिकांश जल अनुपयोगी है तथा व्यर्थ चला जाता है। वाही जल की दृष्टि से गंगा बेसिन द्वितीय स्थान पर है, किंतु उपयोग योग्य जल तथा भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर। कौन सी है प्रथम स्थान पर? गंगा बेसिन को माना जाता है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा औसत वाही जल तथा उपयोग योग्य प्रवाह की दृष्टि से क्रमशः घटते हुए क्रम में अवस्थित है। अब देश में 300 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कुल धरातली जल संसाधनों का भंडारण 3700 मिलियन हेक्टेयर मीटर अनुमानित है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुमान में देश में जल का वार्षिक दोहन योग्य विभव 42.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। राज्य स्तर पर दोहन किए गए धरातली जल विभव की दृष्टि से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश घटते हुए क्रम में आते हैं, किंतु असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में अपने विभव का 1/5 भाग भी उपयोग नहीं करते। यह उल्लेखनीय है कि समस्त उपयुक्त जल का अधिकतम व्यय कृषि क्षेत्र में होता है। शेष 13% ऊर्जा, 6% घरेलू कार्य तथा 3% उद्योगों में व्यय होता है। अब सेकंड पढ़ लेते हैं हम ग्राउंड वाटर के बारे में। भूमिगत जल संसाधन इसमें दिया है आपको, भारत में विशाल मात्रा में भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। देश में वार्षिक औसत वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है, जो 3700 बिलियन घन मीटर के बराबर है। इसमें से 430 बिलियन घन मीटर जल रिसकर भूमिगत हो जाता है, मतलब रिसकर जो जमीन के नीचे चले जाता है, तथा शेष 384 बिलियन घन मीटर जलधारा के निकट रहता है, जिसे कुआं खोदकर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप मैप देख सकते हैं, इस तरीके से है इसका। अब है भूमिगत जल संसाधन अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जिसमें प्रदेश की जलवायु दशाएं, उच्चावच, भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशाएं सम्मिलित हैं। R.L. सिंह ने देश को 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा है। इसमें नंबर 1 देख लेते हैं, पूरा कैम्ब्रियन रेवेदार शैलों का प्रदेश। यह प्रदेश देश के आधे से अधिक भाग पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य, बुंदेलखंड, राजस्थान आदि पर विस्तृत है। यहाँ जल संसाधनों की बेहद कमी है। सेकंड है पूरा कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन। यह कुडप्पा तथा विंध्यन बेसिनों पर विस्तृत है। यहाँ भी भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। सेकंड है गोंडवाना अवसादी बेसिन। इसमें बरकरार तथा गोदावरी बेसिन सम्मिलित है, जो चूना पत्थर में समृद्ध है। यहाँ पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं। 4 है दक्कन ट्रैप प्रदेश। इस प्रदेश में 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट शैलों का अभेद्य परतों में भूमिगत जल की कमी है। सिनोजोइक अवसादी बेसिन, ये रहा आपका 5th वाला। इसमें तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा गुजरात सम्मिलित हैं, जहाँ टर्शियरी शैलों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन पाए जाते हैं। 6 है सिनोजोइक भ्रंश बेसिन। नर्मदा, तापी, पूर्णा के भ्रंश बेसिनों में 160 मीटर तक गहरे कापी निक्षेपों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन मिलते हैं। 7 है गंगा ब्रह्मपुत्र कापिन बेसिन। इस प्रदेश में देश के 44% भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। 8 है हिमालय क्षेत्र। जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण इस प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों की विरलता है। अब पढ़ लेते हैं। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में 600 मीटर की गहराई तक
100 से 150 घन मीटर प्रति घंटा की दर से जल उपलब्ध है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में 300 मीटर की गहराई तक 40 से 100 घन मीटर प्रति घंटा की दर से जल उपलब्ध है। महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा में भूमिगत जल 100 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है। अब देश के पश्चिमी भाग में गुजरात की बालू पत्थर सैलों में 200 मीटर की गहराई तक 90 घन किलोमीटर जल मौजूद है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 300 मीटर की गहराई तक 200 घन मीटर जल प्राप्त होने की संभावना है। त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, एमपी, मध्य भारत में मध्यम कोटि के जल संसाधन मौजूद हैं। इसके विपरीत तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कठोर प्रतिरोधी सैलों के कारण भूमिगत जल संसाधन विरल हैं। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुमान के अनुसार अब तक 32% उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों को विकसित किया जा चुका है। वैसे कुछ क्षेत्र में भूमिगत जल के सघन प्रयोग से भूमिगत जल का स्तर बहुत गिर गया है तथा तटवर्ती क्षेत्रों में खारापन बढ़ गया है। देश के 4272 खंडों में महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र के अपवाद सहित जहां भूमिगत जल संसाधन क्रमशः जल विभाजक, तालुका तथा मंडल के आधार पर आकलित किए गए हैं। 231 खंडों को अति दोहित की श्रेणी में तथा 107 खंडों को श्याम वर्ग में रखा गया है। आंध्र प्रदेश को 1104 मंडल में से 6 अति दोहित तथा 24 श्याम वर्ग में रखे गए हैं। गुजरात के 184 तालुकों में 12 अति दोहित तथा 14 श्याम वर्ग में है। महाराष्ट्र के 1503 जल विभाजकों में से 34 श्याम वर्ग में है। जल संदूषण तथा प्रदूषण समस्या को तीव्रतर बना रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय जल ग्रिड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देश के जल संसाधन अनेक बाधाओं से ग्रस्त है, जिनके कारण उनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। जल का विषम स्थानिक वितरण उनके अनुकूलतम उपयोग में प्रमुख बाधा है। के.एल. राव के अनुसार देश में 900 मिलियन आबादी के पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, फिर भी उपलब्ध जल के वास्तविक उपयोग में अनेक कठिनाइयां हैं। कर्क रेखा के उत्तर में नदियों द्वारा प्रवाहित जल भूमिगत जल कुल उपलब्ध जल का लगभग 2/3 है। तटवर्ती नदियों का आधा जल प्राप्त नहीं किया जा सकता, अंततः यह व्यर्थ ही जाएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में देश का 50% कृषि क्षेत्र स्थित है। स्पष्ट है कि शेष देश में जल संसाधनों की कमी है। कर्क रेखा के उत्तर में भी जल की उपलब्धता गंगा के उत्तर तथा दक्षिण में असमान है। सिंधु नदी का जल सिंधु जल संधि के बाद से विस्तार योग्य नहीं है। ब्रह्मपुत्र के जल का भी अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक संकीर्ण घाटी में बहती है। इस प्रकार भूमिगत जल की उपलब्धता असमान है। उपयोग योग्य 42.286 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल विभिन्न प्रदेशों तथा राज्यों में असमान रूप से वितरित है। कुल विभव का 16% विशाल मैदानों वाले राज्यों में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पास पर्याप्त विभव है, जबकि अर्धशुष्क तथा से शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन कम है। भारत की नदियां अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले विधान प्रस्तुत करती हैं। वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में शीतकाल में जल की बेहद कमी होती है। अतः भूमिगत जल का अतिदोहन होता है, जिससे भौम जल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा बिहार की तराई पेटी में नहरों के निर्माण से पहले ही ऊंचा भौम जल स्तर ऊपर उठ जाने के कारण जल शक्ति तथा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जल के दुरुपयोग या अतिदोहन के कारण जल संसाधनों के विषम वितरण की समस्याएं भी उग्र हो गई हैं। इसके विपरीत गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी बेसिन बाढ़ों की पुनरावृत्ति से ग्रस्त है, जिससे धन संपत्ति की अपार हानि होती है। इस प्रकार देश के एक भाग में सूखा तो दूसरे में बाढ़ आती है। इन समस्याओं का हल बेसिनों को परस्पर जोड़कर जल के पुनर्वितरण द्वारा संभव है, या फिर राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाए, जिससे एक बेसिन का जल दूसरे बेसिन में उपयोग करने हेतु भेजा जा सके। यह विचार नया नहीं है, क्योंकि देश में ऐसी अनेक योजनाएं पहले से ही विद्यमान हैं, जिसमें पेरियार डाइवर्जन योजना, कुर्नूल कंडप्पा नहर, परम्बिकुलम अलियार परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, व्यास सतलज लिंक नहर, रामगंगा डाइवर्जन नहर, सरदार सरोवर बांध से सौराष्ट्र तथा राजस्थान के लिए नहरें। राष्ट्रीय जल ग्रिड इसी संकल्पना का बड़े पैमाने पर विस्तार है। राष्ट्रीय जल ग्रिड के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा तथा पेन्नर बेसिनों को जोड़कर गंगा कावेरी लिंक नहर है। फिर है बांग्लादेश होकर ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक नहर, गुजरात तथा पश्चिम राजस्थान होकर नर्मदा नहर, चंबल के मध्य राजस्थान तथा चंबल नदी से नहर, पश्चिम घाटी से पूर्व की ओर विभिन्न नदियों को जोड़ते हुए नहरें।
तो इसमें पहले गंगा कावेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार के निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र की एक टीम द्वारा गंगा कावेरी लिंक नहर की परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। योजना के अंतर्गत 2635 किलोमीटर लंबी नहरों द्वारा गंगा तथा कावेरी नदियों को जोड़ा जाना है। इस योजना में गंगा पर पटना के निकट एक अवरोधक बनाकर बड़े पंपों द्वारा जल को उठाकर गंगा तथा नर्मदा बेसिनों की सीमा तक ले जाना तथा गंगा के खींचे गए 1700 क्यूसेक जल को नहरों या नदियों द्वारा पश्चिम तथा दक्षिण में वितरित करना प्रस्तावित है। नर्मदा तथा गोदावरी के बाढ़ के जल को भी पृथक जल ग्रिड द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार गंगा के अतिरिक्त जल को राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के निरंतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें आप चित्र देख सकते हैं कि किस तरीके से ये है आएगा गंगा कावेरी का मॉडल। अब है इस परियोजना में अपार धन बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन अपेक्षाकृत है। इसे क्रियान्वित करने के लिए अभी निर्णय लिया जाना है, मतलब लिया नहीं है, लिया जाना है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक नहर। तो इसमें है ब्रह्मपुत्र नदी शुष्क ऋतु में भी 3500 से 5000 क्यूसेक जल राशि को प्रवाहित करती है, जबकि गंगा के निचले बेसिन में शुष्क महीनों में जल की बहुत कमी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त जल को गंगा में डालकर क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि संभव है। इस परियोजना में घुबरी असम में एक डायवर्सन बैराज तथा धुबरी बैराज एक फरक्का बैराज को जोड़ते हुए 320 किलोमीटर लंबी फीडर नहर का निर्माण होना है। इस फीडर नहर का एक भाग बांग्लादेश में पड़ेगा, जिसके लिए भारत तथा बांग्लादेश में समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। इससे बांग्लादेश को भी लाभ होगा, किंतु बांग्लादेश इस योजना में कोई रुचि नहीं रखता है। पश्चिमी घाट की नहरों से पूर्वी घाट की ओर लिंक। पश्चिमी घाट की नदियां वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जल बहाती हैं। इस जल का अधिकांश भाग समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। इस जल को पूर्व की वृष्टि छाया प्रदेश की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। अनेक दशकों पूर्व पेरियार डायवर्जन योजना का निर्माण इसी सिद्धांत पर किया गया था। ऐसे प्रयत्न केरल की नदियों को तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित करने तथा मुंबई के उत्तर में तथा तापी के दक्षिण में सौराष्ट्र, कच्छ तथा तटवर्ती महाराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को परस्पर जोड़कर किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय जल नीति, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक करना। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।